प्यारे विद्यार्थियों, युवानी हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कालिदास जी को, जिसमें हमने कालिदास के जीवन को लेकर काफ़ी सारी बातें की थी और यानी उनके विषय में मैंने आपको समझाया। फिर मैंने उनकी रचनाओं को आपको बताया है। उनकी रचनाओं में मैंने आपको बताया था कि कालिदास जी ने जो है 7 रचनाएं की हैं, जो कि क्रम से भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि इन्होंने जो है 2 महाकाव्यों की रचना की है। कितने? 2 महाकाव्यों की और 2 गीति काव्यों की, तथा इन्होंने 2 इनके महाकाव्य हो जाते हैं, 2 इनके गीति काव्य हो जाते हैं। फिर 3 ये नाटकों की रचना करते हैं। कितनी? 3 नाटकों की रचना करते हैं। तो टोटल कितनी रचनाएं होगी इनकी? 7 रचनाएं होगी। 7 रचनाएं की हैं कालिदास जी ने। महाकाव्य हम पढ़ चुके हैं, कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव में आप सभी जानते हैं कि 17 सर्ग हैं। ये सिर्फ आपका एक छोटा सा रिवाइज है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में आपने 19 सर्गों को पढ़ा है। डिटेल में मैंने आपको बताया किस किस तरीके से एग्जाम में बनता है, और मैं बताऊंगी भी आज की क्लास में। हम क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और जहां आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो मैंने कराया आपको वो कितना कुछ पूछा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कालिदास जी के गीति काव्यों को और नाटकों को, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्लास में बना रहना है आपको। चलिएगा फिर क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, गीति काव्य। गीति काव्यों में सबसे पहले नाम आता है ऋतु संहार का। गीति काव्य कितने हैं? 2 गीति काव्य हैं। सबसे पहले आप ऋतु संहार को देखते हैं। ऋतु संहार यानी इसमें 6 सर्ग है। ऋतु संहार के अंतर्गत 6 सर्गों का वर्णन हुआ है। इसमें 6 ऋतुओं का भी वर्णन हुआ है। ठीक ऐसे ही अपने नोट्स को बनाइएगा। कॉपी पेन आपने ओपन कर लिया होगा, अपना कॉपी खोल ली होगी नोट्स जहाँ पर आप लिख रहे होंगे संस्कृत साहित्य को। तो आज ऋतु संहार लिखना है। ठीक ऐसे ही गीति काव्य को लिखकर ऋतु संहार हेडिंग लगाइए, लिखिएगा 6 सर्गों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें 6 ऋतुओं का भी वर्णन हुआ है। इनका जो कर्म है, इसमें ऋतु संहार के अंतर्गत जो ऋतुओं का कर्म है वो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिरीष ऋतु, वसंत ऋतु। यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है आपसे? एक तो सर्ग ही पूछ लिया जाता है कि ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं। आप क्या बताएंगे? 6 सर्ग हैं। कितने ऋतुओं का इसमें वर्णन किया गया है? 6 ऋतुओं का। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें सबसे पहली ऋतु कौन सी है, या फिर हेमंत ऋतु के बाद में किस ऋतु का वर्णन इन्होंने किया है कालिदास जी ने। ऋतु संहार ये कालिदास की सर्वप्रथम रचना है और कालिदास का गीति काव्य है। क्या है? कालिदास का गीति काव्य है। अब दूसरी रचना है इनकी, दूसरा जो गीति काव्य है वो है मेघदूत। मेघदूत में यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है इनका, और इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी विरहिणी प्रिया, जो विरहिणी है, विरह में व्याकुल है प्रिया उसको रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना, ये चीज का इन्होंने वर्णन किया है मेघदूत के अंतर्गत। इसमें इतना ही याद रखना है, बस ये याद करना है कि मेघदूत जो ग्रंथ है ये गीति काव्य है और किसका है? कालिदास जी का है। मेन यहाँ तक की बात है, और ये एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको मेघदूत के अंतर्गत। फिर आते हैं इनके नाटक। क्या पढ़ेंगे हम अब? नाटक में सबसे पहले आप देखते हैं मालविका अग्निमित्र को। मालविका अग्निमित्र यह कालिदास का प्रथम नाटक है। इस नाटक में 5 अंक हैं। कितने अंकों का प्रयोग यहाँ किया है इन्होंने? कितने अंक रखे हैं? 5 अंक रखे हैं। अगर श्लोक की बात करते हैं तो 96 श्लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय विवाह का वर्णन है। किसका? मालविका इसकी नायिका है। मालविका अग्निमित्र की नायिका का नाम क्या है? मालविका, और अग्निमित्र यहाँ नायक है। इन दोनों के प्यार और इनके विवाह का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रथम अंक में क्या वर्णन करते हैं? 5 अंक है ना, तो 5 अंक के विषय में आप पढ़ेंगे किस अंक में क्या कथा मेंशन की गई है। पहले अंक में मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारिणी की सेविका है। आप देखते हैं पहले अंक की जब शुरुआत होती है कि मालविका जो है, ये जो मालविका है ये एक दासी होती है। ठीक है, क्या होती है? एक दासी होती है। और ये राजा जो अग्निमित्र है इनकी रानी होती है धारिणी। इनकी रानी का नाम क्या था? धारिणी था। इनकी सेविका होती है रानी धारिणी की, और ये बहुत ही खूबसूरत होती है। रानी धारिणी प्रयत्न करती है कि राजा जो है वो मालविका के रूप और सौंदर्य पर मुग्ध ना हो जाए। वो ऐसा सोचती है कि राजा मालविका को अगर देख लेंगे तो उसके रूप इतना सुंदर है, वो इतनी सुंदर होती है कि राजा उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो जाएंगे। वो इसीलिए धारिणी जो है वो मालविका को छिपा कर रखती है। फिर एक रोज क्या होता है, राजा मालविका को चित्र में देख लेता है। उसकी कोई फोटो होती है
और उसमें देख लेता है। तो फोटो भी उसकी इतनी खूबसूरत होती है कि राजा जो है फोटो देखकर ही मालविका से प्रेम करने लगते हैं, उस पर मुग्ध हो जाते हैं। द्वितीय अंक में मालविका की नृत्य कला का प्रदर्शन होता है। मालविका की एक नृत्य कला होती है, वहाँ पर उसका प्रदर्शन होता है और राजा मालविका पर मंत्र मुग्ध, तो पहले से फोटो देख कर ही थे, अब तो उन्होंने रियल में देखा तो वे उससे और भी ज़्यादा प्रभावित हुए उसके प्रति। फिर राजा ने उसे क्या कहा, विष बुझा हुआ चूना कहा है, विष बुझा हुआ काम का बाण कहा है। किसने कहा है? राजा अग्निमित्र ने कहा है। किसे? मालविका को। फिर बात आती है तृतीय अंक की। तृतीय अंक में क्या इन्होंने लिया है कि राजा और मालविका का मिलन होता है और जो राजा की छोटी रानी होती है उसका नाम था इरावती। इरावती जो है इसमें अग्नि लगाती है, इन दोनों के जो मिलन था उसमें क्या करती है, उसको मतलब अग्नि लगाने का कार्य करती है। एक तरीके से वो जाकर राजा को भला बुरा बोलती है, ठीक है, गुस्सा होती है अपने हस्बैंड से, गुस्सा होती है राजा अग्निमित्र से और उसे भला बुरा कहने लगती है। फिर चतुर्थ अंक में क्या होता है, क्रुद्ध होकर रानी धारणी मालविका और उसकी सखी बुकलावलिका को जेल में डाल देती है। यहाँ क्या करती है, तृतीय अंक में जो रानी इरावती होती है वो धारणी को सिखा देती है कुछ कुछ बातें अलग से बोल के कि राजा तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो एक तरीके से कान भरने वाली बात करती है रानी धारणी की। रानी धारणी फिर गुस्सा होती है और मालविका को जो है और उसकी सहेली को क्या करती है, जेल में डलवा देती है। फिर विदूषक के द्वारा मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराया जाता है चतुर्थ अंक में ही। पंचम अंक में रानी धारणी की अनुमति मिलने पर राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह हो जाता है। राजा अग्निमित्र की जो तीसरी रानी होती है, थर्ड नंबर की रानी होती है, वो कौन होती है, मालविका ही होती है। कौन होती है, मालविका ही होती है। अब इनका जो एक और नाटक है, नाटक का नाम है विक्रमोर्वशीय कालिदास जी का, ये भी 5 अंक का है। आपने ये देख ही लिया यहाँ पर मालविका अग्निमित्रम, और इसकी कथा भी आपको समझ आई होगी कि इसमें क्या कथा है, किस अंक में कैसे रखी गई है। ठीक ऐसे ही आपको लिखना है, आपको चाहे क्लास को 2 बार देखना हो, बहुत छोटा सब्जेक्ट है संस्कृत साहित्य, और ठीक ऐसे ही आपको अपनी कथा को मेंशन करना है। दूसरा नाटक है इनका विक्रमोर्वशीय। ये विक्रमोर्वशीय भी 5 अंक का नाटक है। यह कालिदास का दूसरा नाटक है। किसका है, कालिदास जी का दूसरा नाटक है, और इसमें राजा पुरुरवा तथा विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। इसमें राजा पुरुरवा, जिनका जो कि विक्रम के नाम से भी इनको जाना जाता है, विक्रम के नाम से, और उर्वशी जो है ये एक अप्सरा थी, इनकी प्रणय कथा का इसमें वर्णन किया गया है विक्रमोर्वशीय में। प्रथम अंक में 5 अंक है, 5वें अंक में देखेंगे क्या क्या कथा यहाँ पर रखी गई है। पहले अंक में राजा पुरुरवा केसी राक्षस से संकट से उर्वशी का उद्धार करता है, यानी कि एक पुरुरवा जो है वो केसी राक्षस के संकट से, ठीक है, केसी नाम का एक राक्षस था, उससे बचाते हैं किसको, उर्वशी को, उसका उद्धार करता है। उर्वशी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके सौंदर्य पर, राजा के पराक्रम के कारण वे दोनों क्या होते हैं, राजा तो उर्वशी के सौंदर्य पर और उर्वशी राजा के पराक्रम पर, ठीक है, एक दूसरे पर वे मुग्ध हो जाते हैं। उर्वशी को राजा का पराक्रम एकदम लुभावित लगता है, वो उसके पराक्रम को देखकर आकर्षित होती है, और राजा पुरुरवा उर्वशी के सौंदर्य को देखकर उनकी ओर प्रभावित होते हैं। फिर द्वितीय अंक में उर्वशी को राजा के प्रेम का पता लगता है कि राजा भी उससे प्रेम करते हैं। तृतीय अंक में क्या होता है, तृतीय अंक में भृतमुनि के द्वारा शाप को देना, भृतमुनि द्वारा उर्वशी को शाप दिया जाता है कि पुत्र दर्शन तक वह मृत्यु लोक में रहे। क्या शाप देते हैं भृतमुनि, कि पुत्र के दर्शन तक वह मृत्यु लोक में रहे, और उर्वशी राजा के पास में रहती है। मृत्यु लोक किसको बोला गया, पृथ्वी लोक को, ठीक है। उर्वशी कहाँ रहती है, वो राजा के पास में रहती है। उर्वशी कहाँ रहती थी, पहले स्वर्ग की थी अप्सरा, और मृत्यु लोक किसको बोला इन्होंने, पृथ्वी लोक को बोला है, और पृथ्वी लोक में रहे तो जो उर्वशी थी वो राजा के पास में रहने लगती है। चतुर्थ अंक में राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं। अब कोई विद्याधर कुमारी थी, उस पर राजा मुग्ध होते हैं, इस पर क्रोधित हो जाती है कौन, उर्वशी। उर्वशी को ये अच्छा नहीं लगता कि राजा कोई दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर वो क्या करती है, कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती है। कार्तिकेय का एक उपवन था जिसका नाम था गंधमादन। क्या नाम था, गंधमादन। क्वेश्चन बेटा यहीं से बनते हैं छोटे छोटे।
यहीं से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से निकलेंगे। कथा ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और क्वेश्चन भी वहीं से निकलेंगे। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा। गंधमादन उपवन में चली जाती है और कार्तिकेय का ये नियम था कि जो भी स्त्री इस उपवन में आएगी वह लता हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? एक लता बन जाएगी। उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में जाती है तो वो क्या होती है? वो भी लता बन जाती है। फिर राजा का लता को वापस उर्वशी के रूप में परिवर्तित करना। राजा जो है उर्वशी को वापस से उर्वशी के रूप में, लता के रूप से वापस उसे उर्वशी के रूप में परिवर्तित करते हैं। पंचम अंक, पंचम अंक में क्या है? पुरुरवा का पुत्र आयुष, इसका वर्णन किया गया है। और उर्वशी ने अपने पुत्र को जन्म देकर चवन्य ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था। कहाँ छिपा रखा था? चवन्य ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था। यहाँ आपने 2 नाटक पढ़ लिए हैं। अब तीसरा जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह क्या है? कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत तथा शकुंतला का मिलन, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया है इन्होंने? मिलन, पुनर्मिलन और वियोग, इनका वर्णन किया है। यह है कितने अंकों का है? यह 7 अंकों का है। अब हम इसमें 7 अंकों में जानेंगे क्या क्या हुआ है। पहले अंक में दुष्यंत का कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश होता है। शकुंतला का दर्शन भ्रमर से, शकुंतला का जो दर्शन था राजा से कैसे होता है? वो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करता है। शकुंतला का राजा के गुणों पर मुग्ध होना, यानी कि इस तरीके से जब राजा जो है शकुंतला की रक्षा करते हैं तो शकुंतला उनके गुणों पर रिझती है, आकर्षित होती है। द्वितीय अंक में राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है। तृतीय अंक में दोनों का गंधर्व विवाह का वर्णन किया गया है। चौथे अंक में राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना और दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को शाप देने का वर्णन है। शाप क्या था? जो दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देते हैं वो क्या कहते हैं कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें ही नहीं पहचानेगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि शकुंतला राजा के द्वारा दी गई अंगूठी और राजा का जो गंधर्व विवाह इन्होंने किया था वो अपने पति की सोच में इस कदर डूबी हुई रहती है। जब दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं तो वो उनके आने पर ना ही तो उनका स्वागत करती है, वो अपनी ही धुन में खोई रहती है। तो इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित होते हैं। दुर्वासा ऋषि को बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता था। वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं अपने इस अनादर को देखकर अपने प्रति। तो वे क्या करते हैं कि तुम जिसके प्यार में इस कदर खोई हुई हो वही तुम्हें समय आने पर नहीं पहचानेगा। फिर पंचम अंक में क्या होता है? शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता। रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा कौन? उसकी माँ मेनका, शकुंतला की माँ थी मेनका, वो एक अप्सरा थी, वो उसको उठाकर ले जाती है। छठे अंक में अंगूठी मिलने पर राजा को शकुंतला के विवाह की बात याद आती है। अंगूठी मिल जाती है राजा को और वो अंगूठी जब राजा देखते हैं, पहचानते हैं तो उसे शकुंतला से विवाह होने की सारी बातें याद आती हैं। सप्तम अंक में मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला और पुत्र भरत से राजा का पुनर्मिलन होता है, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है और राजा अपने पुत्र भरत को भी वहां पर देखते हैं। इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं कौन कौन हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, दुष्यंत, शकुंतला, कण्व ऋषि, दुर्वासा ऋषि और मारीच, ये भी ऋषि थे। ये 3 यहाँ पर ऋषि हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। भरत शकुंतला और दुष्यंत का, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या है? भरत है। ये कौन है? पुत्र है। अनुसुया और प्रियंवदा, ये दोनों सहेलियां हैं। किसकी सहेलियां हैं? शकुंतला की सहेलियां हैं। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दुष्यंत शकुंतला का पति है और कण्व ऋषि, दुर्वासा ऋषि और मारीच ऋषि। मारीच ऋषि के आश्रम में इनका पुनर्मिलन होता है। ध्यान दीजिएगा, मारीच ऋषि के आश्रम में जो है दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। कण्व ऋषि के आश्रम में ये पहली बार मिलते हैं और दुर्वासा जो है इन्हें शाप देते हैं। भरत, अनुसुया, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है भरत। अनुसुया और प्रियंवदा ये शकुंतला की दोनों सहेलियां हैं। ये चीजें क्लियर हुई आपकी? अब शकुंतला की कथा कहाँ से ली गई, ये भी क्वेश्चन बनता है। शकुंतला की जो कथा है ये महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल रूप
से वर्णन महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। पद्म पुराण के स्वर्गखंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास क्या है? संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। गुण में अगर बात करें तो कालिदास की शैली में प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुणों का प्राधान्य है। किस किस गुण की? प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण की प्रधानता है। छंद की अगर बात करते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से मुख्य जो छंद है आर्या, वसंत तलिका, अनुष्टुप, शार्दूल विक्रीडिति, वंशस्थ और उपजाति, मलिनी, शिखरिणी और मंदाक्रांता है। कालिदास के काव्य में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ बनते हैं आपके प्रश्न। आपने यहाँ तक कालिदास जी को पूरा डिटेल में पढ़ लिया, नोट्स बना लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब देखिएगा क्वेश्चंस को, यहाँ मैंने आपके क्वेश्चंस रखे हैं तो इन्हें देखते हुए चलेंगे। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आप कितने क्वेश्चनों के आंसर सही देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन बना था, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 18 हैं, 19 हैं या फिर 20 हैं या 21 हैं? कितने सर्ग हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा 19 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? कालिदास जी ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? पीजीटी 2010 में क्वेश्चन बना है। इन्होंने कहा है दुर्वासा को। किसे कहा है? दुर्वासा को कहा है कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि। कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? पीजीटी 2009 में क्वेश्चन आया है, कौन सा ग्रंथ है जो कि कालिदास प्रणीत है, कालिदास ने लिखा है? मालविका अग्नि मित्रम, ये जो ग्रंथ है ना 3rd नंबर पर, ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा, मालविका अग्नि मित्रम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कौन सी कृति है जो कालिदास की नहीं है? 2005 में ये क्वेश्चन बना है पीजीटी में। कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, अभी आपने पढ़ा, लेकिन उत्तर रामचरितम ये नहीं है। ये किसकी है? भवभूति की रचना है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा और दिए गए कूट का सही उत्तर सुनिएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये रही आपकी सूचियाँ। कालिदास की रचना का नाम बताना है, क्या है? भवभूति की, दंडी की, बाणभट्ट की, श्रीहर्ष की। अब आप कहेंगे कि मैम हमने बाकी तो पढ़ी ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं बता देती हूँ। कालिदास जी की जो रचना है वो आपकी ऋतु संहार है। कालिदास की रचना का नाम क्या है? ऋतु संहार है, ये तो आप जानते हैं। भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम है। बाणभट्ट, अब दंडी आ गया, पहले दंडी की लगाते हैं। ठीक है, दंडी की रचना का नाम क्या है? दंडी की रचना का नाम है 10 कुमार चरितम। दंडी की रचना का नाम क्या है? 10 कुमार चरितम है। ठीक है, बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है। और श्रीहर्ष की रचना का क्या नाम है? नैषधीय चरितम है। इस तरीके से आप लगा लीजिएगा और इसमें मैच कर लीजिएगा। ये कूट है आपका, आप चाहे तो कूट में यहाँ पर देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? पीजीटी 2004 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम या फिर रघुवंशम। आपने देखते ही पहचान लिया होगा कि मैम 10 कुमार चरितम जो है ये रचना इनकी नहीं है। ये किसकी रचना है? ये है दंडी की रचना। किसकी रचना है? दंडी की रचना है। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। कालिदास, भवभूति, दंडी और श्रीहर्ष आपको दिए हुए हैं। दूसरी सूची में आपको रचनाएं दी गई हैं, तो आपको बताना है कालिदास की रचना का नाम क्या है। कालिदास की रचना का नाम है, यहाँ पर कालिदास की जो रचना है ये हो जाएगी आपकी मालविका अग्निमित्रम। कौन सी हो जाएगी? मालविका अग्निमित्रम, यानी कि इसके सामने आप ए लिख सकते हैं। फिर भवभूति की रचना, भवभूति की रचना का नाम बताना है आपको। भवभूति की रचना का क्या नाम होगा? मालती माधव। मालती माधव ये किसकी रचना होगी? ये होगी रचना आपकी भवभूति की। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बे लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही फिर दंडी, दंडी की रचना का नाम 10 कुमार चरितम है। दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? से लिख देंगे। श्रीहर्ष की रचना आपको बताना है नैषधीय चरितम, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? दे लिख देंगे। इस तरीके से आपने मैचिंग कर ली और सेम यही मैचिंग आप कहाँ पर करेंगे? अपने कूट में कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर एक पंक्ति आपको दी जाती है, कामार्था ही प्रकृति कृपणा ही श्रुतनास्य न चेतनेशु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? यह पंक्ति बताना है किस ग्रंथ से है। पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया है। यहाँ आपको 4 ग्रंथ दिए हुए हैं
और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पंक्ति आप बताएंगे कि ये मेघदूत की है। किसकी है, मेघदूत की है। आगे चलिएगा, सूची 1 का 2 के साथ में मिलान करना है। कालिदास बहुभूति, दंडी, बाण, हर्ष, श्रीहर्ष, ये बार बार क्वेश्चन बनते हैं इनसे। पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है। आपको क्या बताएंगे, कालिदास की रचना का नाम बताएंगे। कौन सी रचना है कालिदास की, यहाँ पर देखते ही आपने समझ लिया होगा कि कालिदास की जो रचना है वो ऋतु संहार है, ए लगा देंगे इसके सामने। फिर 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, 10 कुमार चरितम ये बताइएगा, दंडी की रचना है, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर सी लिख देंगे। नैषधीय चरितम आपने अभी ऊपर 2 बार देख लिया, ये किसकी रचना है, श्रीहर्ष की रचना है, ई लिख देंगे इसके सामने। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है, भवभूति की रचना है, यहाँ पर बी लिखिएगा। और बाणभट्ट की जो रचना होगी ये हो जाएगी कादम्बरी। कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट जी की है, यहाँ डी। इस तरीके से आप अपनी मैचिंग को कर लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहली लाइन जो थी हमारी कालिदास को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, यानी कि उपमा जो अलंकार है वो कालिदास का प्रिय अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा उपमा। रघुवंशम किसकी रचना है, आपने 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में बताना है कि किसकी रचना है। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन बना है। कालिदास की रचना का नाम है रघुवंशम। क्वेश्चन नंबर 13, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। फिर से 2005 में टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर क्या होगा, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान 2 के साथ में करना है और रचनाएं आपके सामने ये रही। अब तो आप लगा ही देंगे कि कालिदास जी की कौन सी रचना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम ए लिखिएगा इसके सामने। भवभूति की रचना का नाम क्या है, भवभूति की रचना उत्तरामचरितम, यहाँ पर क्या लिखिएगा, से लिखिएगा। दंडी की रचना का नाम 10 कुमार चरितम है, तो दंडी की रचना यहाँ पर दे लिखिएगा। फिर क्या बचता है आपका, माघ बचता है, माघ की रचना शिशुपाल वधम है, यहाँ पर बे लिख लीजिएगा और कूट में आप इसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कालिदास जी की रचना रघुवंशम क्या है ये बताना है आपको। महाकाव्य है, गीति काव्य है या क्या है, ये क्वेश्चन बना था आपका टीजीटी 2001 में। तो रघुवंशम क्या है, रघुवंशम एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है। और ये आगम पद्य प्रवक्ता का पेपर हुआ था 2015 में, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है इनकी पहली रचना कौन सी है। क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋतु संहार। क्या होगा, ऋतु संहार हो जाएगा। कालिदास किस नीति के कवि थे, कालिदास जी किस नीति के, नीति नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, रीति होगा। क्या होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका रीति होगा, ठीक है। किस रीति के कवि थे कालिदास जी, आप बताएंगे ये वैदर्भी रीति के कवि थे। राइट आंसर क्या होगा, वैदर्भी रीति के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 18, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो छंदों का प्रयोग हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो कितने छंद रखे गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। समझ आ गया होगा आपको कि यहाँ 24 जो है छंद रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित नाटक है, कालिदास के द्वारा रचित नाटक कौन सा है, विक्रमोर्वशीय, ये राइट आंसर होगा आपका। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा है, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य या फिर नाटक। तो ये क्या है, हमारा नाटक है। क्वेश्चन नंबर 21, कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, कौन है भाई, ये तो आपको अभी अभी पढ़ाया मैंने, बता देंगे आप। नायक है दुष्यंत, नायिका है शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 22, कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है। क से ही इसका नाम है, आप बता देंगे कुमार संभव। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है, कौन सी रचना है जो कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है। बृहत्त्रयी में कौन सी रचना आती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या लगाएंगे आप, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई भी रचना नहीं है जो इनकी बृहत्त्रयी में आती है, राइट का निशान लगाइएगा डी ऑप्शन पर। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या काव्यादर्श। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या लगाएंगे आंसर, काव्यादर्श। किसकी रचना है ये काव्यादर्श, ये है दंडी की रचना, आप लिख भी सकते हैं। ये किसकी रचना है, दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपाकर रखा था। उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को चवन्य ऋषि, मैंने जब आपको पढ़ाया तो बताया था कि चवन्य ऋषि के आश्रम में इन्होंने छिपाकर रखा था। क्वेश्चन नंबर 26, सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंश के किस सर्ग में मिलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है सर्ग के, 5, 11, 15 या 18। तो राइट आंसर क्या होगा, 11, सर्ग 11 में मिलता है।
कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है? 6 ऋतुओं का वर्णन बताना है। और देखिए ऑप्शन आपके सामने है ABCD। 6 ऋतुओं का वर्णन किस में मिलेगा? ऋतु में ही मिलेगा। ऋतु संहार याद कर लेंगे इसी ट्रिक से। ऋतुओं का वर्णन कहाँ मिलेगा? ऋतु संहार में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? पहला नाटक बताना है आपको कालिदास जी का कौन सा है। तो कौन सा नाटक बताएंगे आप? मालविका अग्निमित्रम। कितने अंकों का है ये? 5 अंक का है। कितने अंक का है? 5 अंक का है। आगे चलिएगा, कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, सब चीजें बताई हुई है और वहीं से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कुमार संभव महाकाव्य में सर्ग बताना है कितने हैं। राइट आंसर हो जाएगा 17 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की अंतिम कृति कौन सी है? अंतिम कृति कालिदास की बताइएगा कौन सी है अंतिम कृति। ऑप्शन क्या होगा आपका? अभिज्ञान शाकुंतलम। राइट आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन हुआ है? याद आ गया होगा आपको देखते ही ऑप्शन की 31 राजाओं का यहाँ पर वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी? तो अंत्य साक्ष्य के आधार पर। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की है। कितने महाकाव्य लिखे हैं? 2 महाकाव्य लिखे हैं। क्या नाम है दोनों के? रघुवंशम और क्राता अर्जुनियम। ठीक है, हाँ अब देखिएगा, अनावृत द्वारम कपाटम द्वारम देहि किसने कहा है? किसने कहा है? ये विदोत्मा ने कहा था। विदोत्मा कौन थी? कालिदास की पत्नी थी, एक विदुषी थी। इन्होंने कहा था अनावृत कपाट। ये किसने कहा था? कालिदास के शब्द हैं ये विदोत्मा के नहीं है। सॉरी, ये किसके हैं? अनावृत कपाटम द्वारम देहि, द्वार खोलो। द्वार खोलने के लिए किसने कहा था? तो ये कहा था कालिदास जी ने। राइट आंसर लगाएंगे कालिदास पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। अस्ति कश्चिद वागिवेशः, अस्ति कश्चिद वागिवेशः, ये शब्द, ये उक्ति किस कवि से संबंधित है? कवि से संबंधित पूछा जाए तो आंसर होगा आपका कालिदास। और कहा किसने था? कहा था विदोत्मा ने। विदोत्मा ने कहा था। ठीक है, तो विदोत्मा कौन थी? कालिदास की वाइफ थी। आगे देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है। अंगिरस आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत कि कौन सा रस अंगिरस है। राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? कुमार शब्द का अभिप्राय है कार्तिकेय से। कार्तिकेय कौन थे? शिव और पार्वती के पुत्र थे। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि का क्या नाम है? शकुंतला को शाप किसने दिया था? शाप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है और अपना अनादर देखकर इन्होंने क्या किया था? शकुंतला को शाप दे दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी का नाम क्या है? इनकी पहली पत्नी का नाम धारिणी था, दूसरी पत्नी का नाम आपने देखा इरावती, और तीसरी जो पत्नी बनी थी वो बनी थी मालविका। मालविका कौन थी? रानी धारिणी की सेविका थी। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। विक्रमोर्वशीय का नायक कौन है? विक्रमोर्वशीय का नायक बताना है आपको और राइट आंसर होगा आपका पुरूरवा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव किस नाटक के श्लोक का चारण है? ये राइट आंसर क्या होगा इसका आपका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? विश्व का प्रसिद्ध नाटक, ये भी आपका अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। विश्व प्रसिद्ध नाटक है ये। शकुंतला दुष्यंत का विवाह हुआ था। कैसा विवाह हुआ था? गंधर्व विवाह हुआ था इनका। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सरसिज मनु विधु विधम सैवलेना अपि राज्यम किस नाटक से उद्धृत है? ये बताना है आपको। ये जो पंक्ति लिखी है, सरसिज मनु विधम सैवलेना अपि रम्य, राज्यम नहीं, यहाँ पर आपका रम्य होना था। क्या होना था? आप इसको ठीक कीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये रम्य बनना था। जय का यहाँ पर क्या बन गया? मैं का जय बन गया। किस नाटक से उद्धृत है? तो आप आंसर क्या लगाएंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, कालिदास के किस नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है? कालिदास के किस नाटक की कथा ली गई है? महाभारत के आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा ली गई है। लगाइएगा निशान यहाँ पर, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्र में मित्र की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्य का स्मरण किया है? किस नाट्यकार का स्मरण किया है? मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में कालिदास जी ने किस नाट्यकार का स्मरण किया है? ये बताना है आपको। तो किसका किया है? भास का किया है। ऑप्शन क्या होगा आपका सही? भास होगा।
क्वेश्चन नंबर 47, कालिदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका, ग्रंथों की संख्या पूछी है तो आप लगाएंगे 7। कौन सा कवि कालिदास के पूर्ववर्ती कवि है? कौन सा कवि है जो कालिदास के पूर्ववर्ती है, ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा? भास, क्योंकि इन्होंने भास का जिक्र किया। अभी आपने देखा ना, किसका जिक्र किया है इन्होंने? भास का। तो आपके आंसर लगाएंगे भास लगाएंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के करते जाइएगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है अभी। कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है राम कथा का वर्णन? राइट आंसर हो जाएगा राम कथा, तो रा से ही रघुवंश, रघुवंश में मिलता है। लघु त्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? लघु त्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? कुमार संभव को माना जाता है लघु त्रयी में। और ये भी आप जानेंगे लघु त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से ग्रंथ आते हैं लघु त्रयी के अंतर्गत? कुमार संभव आता है, रघुवंशम आता है तथा मेघदूत आता है। कुमार संभव, रघुवंशम, रघुवंशम और आपका आएगा यहाँ पर मेघदूत। ठीक है, मेघदूत ये आपके लघु त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे किसके अंतर्गत आते हैं? लघु। ये क्वेश्चन बनता है कि लघु त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, शायद यहाँ पर रह गया होगा लिखे बगैर। लघु त्रयी ये लिख लीजिएगा। लघु त्रयी में आते हैं कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत, ये तीनों ग्रंथ आते हैं कालिदास जी के। अब आपको क्या पढ़ना है अगले क्लास के लिए मैं बता देती हूँ। अगले क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो भारवी होगा। हम भारवी को कवर करेंगे अगले क्लास में। ये 50 क्वेश्चन आपने देख लिए, कालिदास जी से संबंधित सारी चीजें पढ़ ली, नाटक पढ़ लिया, महाकाव्य पढ़ लिए हैं, दोनों गीति काव्य इनके पढ़ लिए हैं और पूरा डिटेल में आपने इनको जान लिया है। मुझे नहीं लगता अब कालिदास जी से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आए और आप उसे स्किप कर कर चले आए। तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं होगा। क्लास कैसा लगा आपको ये मुझे जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये जो 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इनमें से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं वो भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपने कहाँ कहाँ से ये क्लास देखी है मेरी, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ मेरी इस क्लास को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ये एहसास हो कि हाँ मैं जो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ वो मेरी सफल हो रही है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट छोड़िए इसमें एक बहुत प्यारा सा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, जरूर आया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, टीजीटी पीजीटी की। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में। आप कुछ और चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए अपने कंटेंट से संबंधित चीज़ें। मैं तो ऐसे ही कराऊंगी आपको कि सुबह 8 बजे हिंदी साहित्य कराती हूँ आपको यूट्यूब पर, वो क्लास मत भूलिएगा देखना। वहाँ भक्ति काल चला हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 18 क्लासेस करीब करीब हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आपने देखा ही होगा कि हमने वन लाइनर फॉर्म में पूरा आदिकाल तक कवर भी कर लिया है। डिटेल में तो सारी क्लासेस देखे ही हैं और वन लाइनर में भी कर लिया है। वन लाइनर का मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी। जितने भी वन लाइनर हम करेंगे, आदिकाल, भक्ति काल या फिर संत काव्य, निर्गुण काव्य, छायावाद, रीतिकाल, ये जो भी आप करेंगे वो सब वन लाइनर की फॉर्म की अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। वहाँ से आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और अलग से मिल जाएगा। ठीक है, वो जरूर क्लास देखो। भक्ति काल का क्लास यानी कि हिंदी साहित्य का क्लास आप डेली सुबह 8 बजे करो। पहले 3 दिन, हफ्ते के पहले 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हो 2 बजे मेरे साथ में। फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हो। तो संस्कृत साहित्य में आपका कालिदास कंप्लीट हो चुका है। भारवी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में और भारवी एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चंस इसके और इनकी रचनाएं और इनके विषय में सब कुछ हम एक ही क्लास में जान लेंगे। तो यानी एक क्लास में भारवी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कल व्याकरण में आप संज्ञा पढ़ेंगे, तो तैयार रहिएगा अपने नोट्स के साथ में। जिसका नोट्स प्रिपेयर नहीं हुआ वो भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। संज्ञा हमारा चल रहा है, आपने संधि पढ़ लिया है और वर्णमाला के जितने भी टॉपिक होते हैं आपके उच्चारण से लेकर या फिर आपके अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, वो सब भी हमने कवर कर लिया है, उसको देखिएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।